आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी पाया जाता है। बहुत सारे सारे प्लांट्स, एनिमल, कई इंसेक्ट, बटरफ्लाई, है ना। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में पाया जाता है, डेसिडियस जगह में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। फ्रेश वाटर में बहुत सारे इंसेक्ट, फिश, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन पाए जाते हैं। डेजर्ट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, सबका मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, कलर, हैबिट, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सब चीज़ें अलग टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारी वैरायटी। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक पाया गया है, और अभी तक बहुत सारे ऐसे स्पेसीज भी होंगे वेस्टर्न घाट इस टाइप की जगह में जो कि खोजा नहीं गया। ठीक है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे वर्ल्ड में पाया जाता है। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें आता है ना, सॉयल। और नॉन लिविंग में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हमको देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या अलग कैरेक्टर पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या अलग कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानते हैं ग्रोथ होता है, एक्सप्रेशन होता है जो कि नॉन लिविंग से पूरी तरह से अलग है ना। रिप्रोडक्शन होता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है उनके सेल में, मूवमेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, उसमें कॉन्शियसनेस पाया जाता है, मतलब एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करना, है ना। जहाँ ज़्यादा लाइट होगा तो हम वहाँ से हट जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होने से उसको फील कर पाते हैं। ये सब चीज़ों को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स, सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स रहता है, न्यूट्रिशन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, होम्योस्टेटिस, रेस्पिरेशन, एडोप्टेबिलिटी, ये सब बहुत सारे कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि नॉन लिविंग से पूरी तरह से अलग है। और ये सब कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए लिविंग होता है ना। तो वही चीज़ हमको देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या क्या अलग टाइप के कैरेक्टर पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग से पूरी तरह से अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ हम लोग जानते हैं कि यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्रोथ किसको बोलेंगे, कोई भी जो ऑर्गेन होता है उसके मास में, साइज में, फॉर्म में, वॉल्यूम में बढ़ना। ठीक है, कोई भी सेल एक यूनिसेलुलर के साथ भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है। हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीज़न जो होता है उससे ग्रोथ होता है ना। तो कोई भी सेल के जो वॉल्यूम बढ़ता है, मास बढ़ता है, फॉर्म बढ़ता है, इसके साइज में वृद्धि होती है, ये सब चीज़ों को बोला जाता है ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ जो होता है दो टाइप के हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में दूसरे टाइप का ग्रोथ होता है, एनिमल में दूसरे टाइप का ग्रोथ होता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, जब तक प्लांट्स जिंदा रहते हैं, जब तक पूरे प्लांट्स रहते हैं तब तक प्लांट्स में फूल, फल, ब्रांचिंग, नए नए पत्ती का निकलना, ऐसा चलता ही रहता है लाइफ टाइम। मतलब जितने दिन तक जीवित रहते हैं प्लांट्स उतने दिन तक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। जैसे पत्ती में, ब्रांचिंग में, ठीक है, ये सब चीज़ों में जो ग्रोथ होता है, स्टेम में, इसमें कभी ख़त्म नहीं होता जब तक प्लांट्स जिंदा रहता है। और एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में एक निश्चित एज तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद का जो ग्रोथ होता है छोटा मोटा ग्रोथ होता रहता है, जो क्या कोई भी सेल खराब हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल डिवीज़न बन के नया सेल बनता है। इस टाइप से ग्रोथ चलता रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ पाया जाता है और एनिमल में डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। दोनों टाइप के ग्रोथ जो होता है सेल डिवीज़न से होता है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। तो ऐसा देखा गया है कि जो नॉन लिविंग
और होता है, ठीक है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारे सॉयल, उसके ऊपर ह्यूमस गिरा, पत्ती वत्ती गिर गया, उसके ऊपर बालू आके गिरा, उसके ऊपर ऐसा करते करते लेयर के बाद लेयर बनता जाता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो ग्रोथ होता है, ये क्या इंटरनल ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसको भी ग्रोथ बोला जा रहा है। इसलिए ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोला जा रहा है इसको। मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं बोला जा रहा है कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, ठीक है। हम लोग ग्रोथ के बारे में क्या पढ़े, ग्रोथ किसको बोलते हैं, कोई भी जो सेल होता है उसके मास में, वॉल्यूम में, फॉर्म में, साइज में, सब में बढ़ना, उसको बोला जाता है ग्रोथ, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाया जाता है, और ज़्यादातर सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है। प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ पाया जाता है, क्योंकि लगातार जब तक प्लांट्स जिंदा रहता है ग्रोथ होता रहता है। और एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ सेल डिवीजन तो चलता रहता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई सब बढ़ता नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई भी सेल खराब हो गया, एक निश्चित टाइम तक ग्रोथ होता है, उसके बाद जो ग्रोथ होता है उस कोई भी सेल खराब हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल डिवीज़न होता रहता है, और उससे जगह ठीक से बनता है, ठीक है। और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जो भी एक के बाद एक पूरा बाहर से उड़ के आके एक के बाद एक जो लेयर बनता रहता है, उस टाइप का जो ग्रोथ होता है उसको नॉन लिविंग का ग्रोथ बोला जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनल सेल के अंदर का ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। फिर भी इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हम लोग जानते हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और उससे नया उसी टाइप के ऑफस्प्रिंग बनता है, जैसे पेरेंट्स है उसी टाइप के बनता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप के पाए जाते हैं, हम लोग कई बार पढ़े हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, कोई भी प्लांट्स के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, कोई भी नया टाइप का छोटा सा पार्ट बन गया तो वो अलग हो जाता है, उससे नया प्लांट्स बन जाता है, इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस फ्रेगमेंटेशन से भी होता है कि प्लांट्स के कोई भी एक पार्ट अलग हो गया और वो नया प्लांट्स बन गया, ठीक है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से नया ऑफस्प्रिंग बनता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे फंगस, फंगस का एक फिलामेंट है, इसी फिलामेंट में स्पोरेंजिया बनेगा, उसके अंदर स्पोर्स बनेगा, और हर स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके नया फंजाई बनाएगा, इस टाइप के। मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, मतलब एक ही पेरेंट्स से नया ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में हम लोग जानते हैं, एल्गी में, फंजाई में बहुत सारे में क्या होता है, स्पोर्स बनता है, और स्पोर्स से नया प्लांट्स बनता है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, हाइड्रा, ये सब में हम लोग देखे हैं कि बडिंग से बड बन जाता है, और बड अलग होके नया ईस्ट बन गया, ठीक है। बाइनरी फिशन, एक सेल है उस 2 भागों में बट गया और 2 नया नया सेल बन गया, दोनों सेम पेरेंट्स जैसा ही नया सेल बनता है, ठीक है। इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। और प्लानेरिया कुछ चीज़ों में हम लोग तो ऐसे देखे हैं कि ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, जैसे कोई भी पार्ट्स टूट गया, अलग हो गया, तो वो जगह को रिपेयर करने के लिए तुरंत रिपेयर हो जाता है, उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन, ठीक है। इस टाइप से रिप्रोडक्शन जो होता है लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका बहुत ही मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन इसको भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोला जा रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, जैसे खच्चर, म्यूल्स, बहुत सारे स्टेराइल वर्कर बी, ठीक है, जो बी हनी बी होता है उसमें वर्कर बी रहता है, एक स्टेराइल होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। और बहुत सारे ह्यूमन कपल भी रहता है जो कि स्टेराइल होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए ये सब देख के ऐसा बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग का मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है,
सभी हम लोग जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? केमिकल से बनता है। क्योंकि बहुत सारे सेल से बनता है, एक एक सेल बहुत सारे केमिकल्स मिलके एक एक सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल वॉल बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स का जैसे बना होता है, सेल के अंदर के ऑर्गेनिल्स अलग अलग केमिकल का बना होता है। मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल्स से बनता है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलता रहता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर चलता रहता है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप के होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक टाइप के मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म, जो सिंथेटिक फेस होता है, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, जो कि डिस्ट्रक्टिव फेस होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म किसको बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है सिंपल सब्सटेंस से। सिंपल सब्सटेंस से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जोड़ के बनता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड ऑक्सीजन बनता है, ये हुआ एनाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है सिंपल से। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, जिसको डिस्ट्रक्टिव फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है उसका ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है टूट जाता है और सिंपल सब्सटेंस बनता है। इसका एग्जांपल आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड मटेरियल रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होकर सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में खर्च होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होता है। इस टाइप से मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि आजकल क्या है, लैब में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कराया जाता है। ठीक है, तो सेल, कोई भी सेल के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो डिफाइनिंग फीचर होता है, लेकिन सेल के बाहर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लैब में आजकल कराया जाता है। तो इस टाइप से मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहता है, तो उस ऑर्गेनेल्स अलग अलग टाइप का काम करते हैं, है ना। तो ये जो है डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स है उसका काम, न्यूक्लियस का काम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए रहता है। ये सब चीज़ें जो है वो यूनिक कैरेक्टर है, इसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, और एक क्या डिफाइनिंग फीचर होता है? जैसे कॉन्सियसनेस एंड रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये जो है पूरी तरह से डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि कॉन्सियसनेस किसको बोलेंगे हम लोग? जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, एनवायरमेंट के जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उससे जो रिस्पॉन्स करना। ठीक है, उसको बोलना। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में सेंस ऑर्गन नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से पाया जाता है। जैसे फोटोपीरियडिज्म, जितनी ज़्यादा लाइट आएगा उस हिसाब से प्लांट्स के अंदर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलता रहता है ना। बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है कि सूरज की साइड में, जैसे सनफ्लावर, जिस साइड सूरज उगता है उसी साइड में फ्लावर खिलता है। जैसे ही सूरज दूसरी साइड चला जाता है, वेस्ट में चला जाएगा, तो वेस्ट में फ्लावर हो जाता है ना, मुड़ जाता है। इसको बोला जाता है फोटोपीरियडिज्म। इस टाइप से हम लोग देखे हैं कि रिस्पॉन्स पाया जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। और हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स में सेंस ऑर्गन पाया जाता है, उस हिसाब से मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। जहाँ लाइट ज़्यादा होगा, लाइट से हम लोग हटेंगे ही ना, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा हम लोग हट जाते हैं। इस टाइप से जो रिस्पॉन्स करना ये नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक है, जो कॉन्सियसनेस होता है इसको बोला जाता है डिफाइनिंग फीचर। इस टाइप से बहुत सारे चीज़, जैसे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए भी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन पाया जाता है। जैसे अमीबा, अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, स्यूडोपोडिया से न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन भी हम लोग देखे हैं, जो कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होता है। ठीक है, एडोप्टेशन, एडोप्टेशन जो होता है, एडोप्टेशन का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का, जिस टाइप का एनवायरनमेंट होता है उस टाइप से अपने आप को थोड़ा सा चेंज, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो एडोप्टेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टाइम एडोप्टेशन। ठीक है, शॉर्ट टाइम एडोप्टेशन किसको बोलेंगे? जैसे सीजनल,
इसको सीजनल एडोप्टेशन बोलेंगे। जैसे कोई भी सीज़न में, जैसे अचानक बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, अचानक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया, तो ये जगह जो होता है सीज़न के हिसाब से भी प्लांट्स एनिमल्स में थोड़ा सा एडोप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स में डेजर्ट रीजन में हम लोग जाएंगे तो वहाँ का प्लांट्स थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बहुत, सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए प्लांट्स जो होता है उसमें लीफ छोटे छोटे हो जाता है, स्पाइन टाइप का होता है, क्योंकि ज़्यादा कम से कम वाटर जो है ट्रांसपिरेशन होकर बाहर निकले। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स में कैरेक्टर बन जाता है, जो कि इसको बोलेंगे एडोप्टेशन, वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं जैसे लोटस का जो पत्ती होती है उसमें वैक्स का एक लेयर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि जितने भी वाटर में रहे वैक्स की लेयर उसको बचाते हैं, इसको बोला जाता है वाटर के प्रति एडोप्टेशन। ठीक है, इस टाइप से जो एडोप्टेशन पाया जाता है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म एडोप्टेशन। और बहुत सारे एडोप्टेशन, सीड डोरमेंसी, ये भी शॉर्ट टर्म एडोप्टेशन में आएगा। लॉन्ग टर्म एडोप्टेशन भी पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जगह ऐसा होता है, जैसे हम लोग अचानक बहुत ठंडे एरिया में 0 डिग्री में चले जाए, सिक्किम, गैंगटॉक उस साइड में, वहाँ जाके रहना चालू कर दे, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है एडॉप्ट करने लगेगा वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाएगा। और जो चेंज आता है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी आ जाता है, और जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी चला जाता है। इस टाइप का जो एडोप्टेशन होता है उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म एडोप्टेशन। ठीक है, 2 टाइप का एडोप्टेशन पाया जाता है। एक शॉर्ट टर्म एडोप्टेशन जो कि सीजनल के हिसाब से अचानक चेंज हो जाने से बॉडी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और लॉन्ग टर्म एडोप्टेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चेंजेस आ गया एडोप्टेशन के कारण वो जाता रहता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बर्ड्स है उसमें क्लॉ बन जाना। ठीक है, जो क्लॉ बन गया तो उसके बाद जनरेशन से जनरेशन वो क्लॉ चलता रहता है, क्लॉ छोटा रहता है, किसी बर्ड में बड़ा रहता है। ठीक है, इस टाइप से जो एडोप्टेबिलिटी जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेशल कैरेक्टर में आता है। एक्सक्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, शरीर के अंदर के जो भी हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंस रहता है वो बॉडी के बाहर निकलना, उसको बोला जाता है एक्सक्रेशन। ठीक है, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रेशन के रूप में निकलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं जो फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी से हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें काम करते हैं ना, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मूवमेंट, प्लांट्स एनिमल्स जो मूवमेंट करता है वो भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ है जैसे जिसको बोला जाता है होम्योस्टैटिस, ये भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होते हैं। मतलब अचानक किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाना जहाँ जैसे बहुत गर्म एरिया में या बहुत ठंडे एरिया में, तो शरीर उसको सहन करने का क्षमता रहता है लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, उसको बोला जाता है होम्योस्टैटिस। ये सब चीज़ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है। ठीक है, इस टाइप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन सा हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुआ, कॉन्शियसनेस, जेनेटिक मटेरियल भी डिफाइनिंग कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता है ना। जो डीएनए आरएनए पाया जाता है उसमें जीन्स पाया जाता है, जीन्स में जेनेटिक कैरेक्टर रहता है जो एक पेरेंट्स से बच्चे तक जाता है, वो कैरेक्टर है ना, हेरिडिटी के हिसाब से चलता रहता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इसको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर। न्यूट्रिशन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, होम्योस्टैटिस, रेस्पिरेशन, एडोप्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब चीज़ें जो होता है लिविंग बीइंग का कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, इस टाइप से लिविंग वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स मिला के एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं।
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है। हम लोग जानते ही हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन तक प्लांट्स एनिमल्स पाया जाता है हमारे वर्ल्ड में, है ना। तो इतने सारे प्लांट्स एनिमल्स जो है उसको एक एक स्टेट में, जैसे किसी जगह में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे प्लांट्स एनिमल्स को पहचानना, उनका नाम उसके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक उसका एक नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर लोकल नेम से बुलाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को जिस एरिया में रहता है, ठीक है। जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे हाउस पैरो, ठीक है। हाउस पैरो जो होता है उसको नॉर्थ इंडिया में गोरैया बोला जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में उसको बोलते हैं पीछे हुक्का, बंगाली में चोड़ुई बोलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में बोलते हैं हाउस पैरो, पर्दल बोलते हैं स्पेन में, जापान में बोलते हैं सुजुमे। इस टाइप से अलग अलग एरिया में हाउस पैरो कई अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। जिस जगह में हाउस पैरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, जैसे पीछे हुक्का बोलेंगे किसी दूसरे जगह में जाके, तो उस जगह में पहचान नहीं पाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बुलाया जाता है। कुछ ऐसा नाम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी होता है जिसका नाम लेने से पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को पता चलेगा कि इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तभी इसके बारे में स्टडी करना भी इजी हो जाता है। तो लोकल नेम से बुलाने से कॉन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि एक ऐसा नाम हो जो पूरे वर्ल्ड में सभी उसी नाम से जाने, ठीक है। इस प्रोसेस को, इससे नामकरण करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। ज़्यादातर ये नाम जो होता है उसको बोलते हैं यूनिनोमियल, क्योंकि एक ही नाम से लोकल जो नाम होता है वो एक ही नाम से बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिनोमियल, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होगा जब हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जब अच्छे से उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तभी नोमेनक्लेचर अच्छे से कर सकते हैं। तो अच्छे से किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है उसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जब बहुत अच्छे से उसके बारे में बताएंगे तभी तो हमको पहचानने में सुविधा होगी। तो इसलिए इस बहुत अच्छे से जब डिस्क्राइब किया जाता है तो उसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में अननोन ऑर्गेनिज्म का नोन ऑर्गेनिज्म के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया नोमेनक्लेचर, नामकरण करने को नोमेनक्लेचर बोलेंगे। जब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में, उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। इसके बाद इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं 1.7 से 1.8 मिलियन तक, तो उसको क्लासीफाई करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अलग से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए ग्रुप में डिवाइड करना इसको ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हर छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको हार्ब में रखते हैं, जो मिडिल साइज का होते हैं सर्ब में रखते हैं, जब बड़े बड़े होते हैं उसको ट्री बोलते हैं। इस टाइप से ग्रुप में डिवाइड करना भी ज़रूरी होता है, तो इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी के लिए ग्रुप में डिवाइड करते हैं तब उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे कैटेगरी बनाते हैं, जैसे किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इस टाइप से डिवाइड करने से क्या होता है, एक एक ग्रुप को अलग से हम स्टडी भी कर सकते हैं, अलग से पहचान भी सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, इस टाइप से ग्रुप में करते हैं और एक एक ग्रुप को बोला जाता है टैक्सा। हर कैटेगरीज को बोला जाता है टैक्सा, ठीक है। प्लांट कैटेगरी में है मतलब प्लांट टैक्सा, एनिमल कैटेगरी में है मतलब एनिमल टैक्सा, फंजाई है तो मतलब एक एक जो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है टैक्सा, ठीक है। तो हम देखेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सा के बारे में जब पूरा हम पढ़ते हैं उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जब अंदर का स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल कैरेक्टर, उसके सेल स्ट्रक्चर, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसके बिहेवियर,
ठीक है। ये सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। तो इस टाइप से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, नामकरण, ये सब चीज़ें जो है ये टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ये चार प्रोसेस जो है टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। एक कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब उसका क्या कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है, एनाटोमिकली कैसा दिखता है, सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इकोलॉजिकल लेवल, बिहेवियर, सब कुछ जो हम लोग देखते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। ठीक है। अच्छे से जब वर्णन करेंगे उसका, उसको आइडेंटिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को याद रखना या उसके बारे में स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर, नामकरण भी ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी नाम में बोलेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। ठीक है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले यूज़ किए थे A.P.D. कैंडोले। ठीक है। A.P.D. कैंडोले जो साइंटिस्ट थे उस टैक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले यूज़ किए थे। ठीक है। अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या रहता है, सिस्टमेटिक्स मतलब सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट। ठीक है। टैक्सोनॉमी का स्टडी करके कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देखने के बाद जब सिस्टमेटिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक्स। ठीक है। तो लिनियस ने, कैरोलस लिनियस जो है सबसे पहले सिस्टोमा नेचुरा करके एक पेपर पब्लिश किए थे, उसमें सिस्टमेटिक्स के बारे में बताए थे। ठीक है। तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी जो है उसको लिनियस को बोला जाता है। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, सिस्टमेटिकली जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स को सबसे पहले, सिस्टमेटिक्स में क्या था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ों का जो स्टडी था, है ना। उसके बाद लास्ट में सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जोड़ दिया गया, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और किस टाइप से धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी सिस्टमेटिक स्टडी में जोड़ दिया गया। ठीक है। न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स, जूलियन हक्सले 1940 में इसके बारे में बताए थे। ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है लिनियस जो नामकरण किए थे, नोमेनक्लेचर किए थे प्लांट्स एनिमल्स का, उसको बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उसको मानने लगे। ठीक है। तो जिसमें प्लांट्स के बारे में भी पूरा नामकरण बहुत सारा किया गया और एनिमल के बारे में भी किया गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, इसमें पूरे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर दिखाया गया है। ठीक है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इसमें एनिमल्स के नामकरण दिया गया है। तो बायोलॉजिस्ट जो है पूरी तरह से कैरोलस लिनियस जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है। उसी को मॉडर्न नेम नोमेनक्लेचर बोला जाता है। फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफर्स्टस को बोला जाता है। तो लिनियस जो है दो नाम एक कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो नाम रखें। ठीक है। तो एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम। ठीक है। इसको बोला जाता है, दो वर्ड यूज़ किए इसलिए क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो लोकल नेम होता है एक ही वर्ड का रहता है तो इसको बोला जाता है यूनिनोमियल। ठीक है। और दो वर्ड का है इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। कैरोलस लिनियस का जो नोमेनक्लेचर दिया गया है प्लांट्स एनिमल्स के बारे में। ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो को बोला जाता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। मैंजीफेरा जो है जीनस नेम और इंडिका जो है स्पेसिस नेम। ठीक है। स्पेसिस जो है मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारा सिमिलरिटीज इसमें पाया जाता है, बाद में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किंगडम, जीनस, स्पेसिस। ठीक है।
तो कैरोलस लिनियस जो है इसको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमी जो है उसके बारे में कैरोलस लिनियस ही सबसे ज़्यादा बताए थे। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है प्लांट्स एनिमल्स का नामकरण करना, सिस्टमेटिकली अरेंज करना, ये सब चीज़ें ज़्यादातर कैरोलस लिनियस जो बताए थे उसी को माना जाता है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का नाम होता है, मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पेसिस, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। एनिमल में पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड को बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप से जीनस नेम, ये है स्पेसिस नेम। जॉन रे जो है वो सबसे पहले स्पेसिस टर्म को यूज़ किए थे, ठीक है, स्पेसिस टर्म को सबसे पहले यूज़ किए थे जॉन रे। मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ये दो टर्म भी यूज़ किए थे जॉन रे, ठीक है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन दिए थे, इसको बोला जाता है मॉडर्न बॉटनी। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नामकरण किए हैं उसमें एक जीनस एक स्पेसिस नाम दिए हैं, दो नाम है इसलिए इसको बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसमें बहुत सारा रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसका लैंग्वेज जो होता है लैटिन होना है, जो लैंग्वेज यूज किया जाता है जेनस एंड स्पेसिस के नाम में लैटिन भाषा में होता है, ठीक है। और लिखा जाता है इटैलिक्स में, इटैलिक्स में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में होता है, लिखा जाता है इटैलिक्स में, मतलब तिरछे वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है जीनस और सेकंड जो है वो होता है स्पेसिस, ठीक है। जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका एम जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पेसिस जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। दोनों हैंड रिटन भी रहता है या लैटिन लैंग्वेज में उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, जीनस एंड स्पेसिस दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, बस इतना ही रूल। क्या रूल है, इटैलिक्स में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज होता है इटैलिक्स में लिखा जाता है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पेसिस जो होता है स्मॉल लेटर से शुरू होता है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है, इतना ही रूल है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम के जीनस और स्पेसिस के बाद जो इस नाम को दिए हैं उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसको लिन इसलिए दिया गया है कि जो लिनियस जो है सबसे पहले इसके बारे में बताए थे, ठीक है। ऑथर का नाम लास्ट में भी कई बार दिया जाता है, जीनस स्पेसिस और ऑथर, इसको हम बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका रूल होता है, ठीक है। अब देखेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम है इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राई मतलब तीन, ठीक है। तो जूलियन हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ये दोनों साइंटिस्ट जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाए थे। तो इसमें ऐसा बताए थे कि बहुत सारे स्पेसीज होता है जिसका सब स्पेसीज होता है, ठीक है। सब स्पेसीज मतलब अलग अलग रीजन में रहने के कारण थोड़ा सा कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे भालू, बियर जो है हिमालय में पाए जाने वाले भालू अलग टाइप के हो जाते हैं, पोलर बियर जो बर्फ़ में पाए जाने वाले भालू अलग टाइप के हो जाता है, ठंडी जगह में रेड पांडा, सब भालू का ही जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कैरेक्टर आ जाता है अलग अलग जगह में ओरिजिन होने के कारण, ठीक है, अलग अलग जगह में रहने के कारण ऐसा हो जाता है। तो इसको बोला जा रहा है सब स्पेसीज, ठीक है। ह्यूमन का भी सब स्पेसीज बोल सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। जैसे यूरोप में पाए जाने वाले लोग अलग टाइप के होते हैं, पहाड़ में पाए जाने वाले लोग, श्रीलंका में पाए जाने वाले लोग अलग टाइप के होते हैं, इस टाइप का जो है इसको सब स्पेसीज बोला जा रहा है। अलग अलग रीजन में पाए जाने के कारण थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है सब स्पेसीज। तो साइंटिफिक नेम के बाद मतलब जीनस एंड स्पेसीज के बाद सब स्पेसीज को दिया गया है, तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है, इस सरसों को बोला जाता है मस्टर्ड, मस्टर्ड को बोला जाता है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। तो ये तीन टाइप का होता है, ब्लैक मस्टर्ड काले रंग का सरसों होता है, वाइट मस्टर्ड होता है वाइट कलर का होता है, और येलो कलर का मस्टर्ड भी पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक मस्टर्ड जो है उसको बोलेंगे ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस नाइग्रा,
येलो मस्टर्ड ब्रेसिका कॉम्पिस्टिस सरसों, वाइट मस्टर्ड ब्रेसिका कॉम्पिस्टिस अल्वा, इस टाइप से भी इसको नोमेनक्लेचर किया गया है। इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है सर, देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सब प्रिमिटिव सिस्टम था, लेकिन माना जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लिनियस ने दिए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बहुत पहले ऐसा इस नोमेनक्लेचर को दिया गया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ किया जाता था, एक सेंटेंस बन जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता है बहुत लेंदी हो जाता है और याद करने में भी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कैरियोफाइलम को देने के लिए क्या दिए, कैरियोफाइलम, सेक्सिटिलिस, फॉलिस, ग्रामिनियस, अम्बिलिटिस, कैरिम्बिस, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है, याद करने भी मुश्किल है। इसका मीनिंग है कैरियोफाइलम ग्रोइंग ऑन रॉक्स। कैरियोफाइलम जो है रॉक्स में ग्रो करता है। ठीक है, ग्रेस लाइक लीफ होता है और इसका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, अम्बेलेट कोरिम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इतने सारे चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिए इस टाइप से, तो ये बहुत लंबा होता है। इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आजकल इसको माना नहीं जाता क्योंकि इतना लेंदी, इतना याद करने में डिफ़िकल्ट, बोलने में डिफ़िकल्ट, तो इसको नहीं माना जाता। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ही माना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग देखें नोमेनक्लेचर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। ये चारों चीज़ को मिला के क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी के द्वारा जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से हम अरेंज करते हैं उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक्स। उसके बाद कैरोलस लिनियस जो है नोमेनक्लेचर बनाए, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN प्लांट्स के लिए और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN एनिमल्स के बारे में उसमें दिया गया है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक जीनस एक स्पेसीज होता है। ठीक है, वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, इटैलिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है, जीनस एंड स्पेसीज रहता है। जीनस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पेसीज स्मॉल लेटर से, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। कई बार जो साइंटिस्ट रहता है उसको बाद में उसका नाम भी दे दिया जाता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 नाम, एक जीनस, एक स्पेसीज, एक सब स्पेसीज। पॉलिनोमियल में बहुत लंबा डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स रहता है जो कि आजकल नहीं माना जाता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, हम लोग देखे हैं कि टैक्सोनॉमी किसे बोलेंगे हम लोग, बहुत मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स पाया जाता है, जिसके कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आपस में रिलेशनशिप, इवोल्यूशन, सभी चीज़ों को देख के उसके सभी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंडर में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। जब उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक्स। ये सब हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी के लिए पूरे चीज़ों को जब हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने के बाद उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप में तो हो नहीं सकता है ना, कई स्टेप होता है। सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इतने टाइप से इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो एक एक जो स्टेप रहता है, ठीक है, एक एक जो ग्रुप रहता है, इसको बोला जाता है रैंक बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, एक एक ग्रुप को, जैसे किंगडम को भी टैक्सॉन बोलेंगे, इसको टैक्सॉन बोलेंगे, इसको टैक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, रैंक बोलेंगे, कैटेगरी बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे एक एक स्टेप को। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा टैक्सोनॉमी के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको एक साथ क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की। ठीक है, इस टाइप से जो टैक्सोनॉमी के लिए क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलेंगे। ठीक है, एक एक जो ग्रुप्स होता है
ओके, उसको बोलेंगे कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी जो है उसको रैंक होता है, और एक एक को टैक्सन बोला जाता है, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, जो ग्रुप एक एक ग्रुप होगा तो उसको हम बोलेंगे टैक्सॉन, लेकिन जब एक से ज़्यादा ग्रुप होगा उसको बोला जाएगा टैक्सा। ठीक है, टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन का ही प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको 3 डोमेन में बांटते हैं। ठीक है, 3 डोमेन में बांटते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ठीक है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें किस टाइप से डिवीज़न किया जाए। तो डिवीज़न करने के लिए सबसे जो डिफरेंस दिखेगा इसमें, बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस दिखेगा उसके हिसाब से सबसे पहले बांटना चालू करते हैं ना। तो पहले हम लोग को दिखा कि इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे डोमेन, डोमेन बोला जाता है। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, 3 भागों में सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया। ठीक है, इसको बांटे थे कार्ल हुस एंड उसकी कुछ और साइंटिस्ट साथ में मिलके इसको बांटे थे डोमेन में 1990 में। ठीक है, तो डोमेन कितना होता है, 3। सबसे पहले लाइफ जो है उसको 3 भागों में बांटा गया क्लासीफाई करने के लिए, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बहुत सारा डिफरेंस देखा जाता है अभी भी। जो 3 डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया कर दिया हम लोग, यूकैरिया के अंदर पूरे प्लांट्स एनिमल्स को ज़्यादातर पूरे रखा गया। ठीक है, बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया और आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। लेकिन हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा है तो उसको भी कई भागों में बांटना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके बारे में स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किंगडम, जो 3 डोमेन बांट दिए उसके बाद हम लोग 5 किंगडम में बांटते हैं उसको। ठीक है, और जो डिफरेंस अलग अलग वैरायटी वाले जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको 5 भागों में बांटते हैं स्टडी को इजी करने के लिए। ठीक है, तो 5 भाग क्या होता है, प्लांट किंगडम को अलग कर देंगे हम लोग, क्योंकि प्लांट और एनिमल बिल्कुल अलग दिख रहे हैं हम लोग को। ठीक है, प्लांट किंगडम अलग कर दिए, एनिमल किंगडम अलग कर दिए, फंजाई एकदम डिफरेंट ग्रुप होता है क्योंकि कलरलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं और पूरी तरह से पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक होता है, तो फंजाई का एक ग्रुप बना देते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। 5 किंगडम अलग कर देते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनेरा, 5 भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि और अभी भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा इसमें है जो कि जिसको डिवीज़न करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटी, मतलब आपस में सिमिलरिटी बहुत कम दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग फिर इसको डिवीज़न करेंगे फाइलम। ठीक है, एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं वर्ड, और प्लांट्स के लिए डिवीज़न। ठीक है, फाइलम में सबसे पहले डोमेन में 3 भागों में बांटते हैं, फिर किंगडम में 5 भागों में बांटते हैं, फिर फाइलम में बांटते हैं। ठीक है, एनिमल में 35 फाइलम है और प्लांट्स में है 14 डिवीज़न, और फंजाई को 8 डिवीज़न में बांटा गया। ठीक है, तो फाइलम में हम लोग जब बांटेंगे बहुत सारे फाइलम देखते हैं, जैसे प्रोटोजोआ को अलग कर देते हैं, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा हम लोग जानते हैं जिसमें क्या आता है, स्पॉन्ज, पूरे बॉडी जो है उसमें बहुत सारा होल पाया जाता है। इस टाइप का एनिमल देख के हमको लगा कि इसको एक ही ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, इसको अलग करना ही चाहिए। ठीक है, डिफरेंस के बेसिस पे हमको पढ़ाई में सुविधा होगा करके इसको अलग भागों में बांटना पड़ता है। सिलेंट्रेटा जैसे जिसमें हाइड्रा जेलीफिश आते हैं उसको बांट देते हैं, निटोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस जिसमें टैप वार्म में सब आता है, निमेटेलमिन्थेस जिसमें राउंड वार्म, हुक वार्म में सब आता है ना। ऐसे कॉर्डेटा, ये सब चीज़ों में बांट देते हैं। बहुत सारे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडोर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब भागों में बांट देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलम। ठीक है, तो फाइलम के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ अभी भी ऐसा है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ पाया जाता है। एक ग्रुप में हम रख तो दिए लेकिन उसमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन डिसिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसको फिर कई भागों में बांटें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लास। ठीक है, क्लास में बांटने के बाद भी हम देखेंगे कि अभी भी बहुत सारे
ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है लेकिन एक ही ग्रुप में बांट दिया गया, ठीक है, तो उसको ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। फिर ऑर्डर वाले को भी हम देखेंगे कि कुछ कुछ अलग कैरेक्टर पाया जाता है तो उसको फैमिली में डिवाइड कर देते हैं। फिर फैमिली के बाद जो थोड़ा भी डिसिमिलरिटी पाया जाता है उसको जीनस में अलग अलग करके बांट देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बहुत जो स्पेसिस बचा है उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन जेनेटिक डिफरेंस थोड़ा सा पाया जाता है तो उसको भी हम अलग अलग बांट देते हैं, उसको बोलेंगे स्पेसिस। इस टाइप से बहुत सारा कैटेगरी बनाया जाता है, ठीक है। तो नॉलेज पाने के लिए, अलग अलग स्टडी करने के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना सिमिलरिटी पाया जाता है वो देखने के लिए, ये सब के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी से सब चीज़ें पता चलता है। तो हम लोग इस टाइप से बहुत सारा क्लासिफिकेशन करते करते बहुत सारा डिवीज़न हो जाता है। सबसे बड़ा जो होता है जिसमें प्लांट एनिमल सब किंगडम एक साथ जो लाइफ रहता है वो बांटा जाता है 3 भागों में, जिसको बोलेंगे डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया, ठीक है। उसके बाद फिर 5 भागों में बांटा जाता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसको बोलेंगे किंगडम। किंगडम के बाद फिर उसमें भी बहुत सारे डिसिमिलरिटी देख के उसको फिर कई भागों में बांटा जाता है, जिसको एनिमल के लिए फाइलम और प्लांट के लिए डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। फिर डिवीज़न को फिर कई भागों में बांटा जाता है क्योंकि उसमें भी बहुत सारा डिसिमिलरिटीज हमको असमानता दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्लास में बांटते हैं। क्लास को भी कई चीज़ें ऐसा अभी भी दिखता है हमको कि बहुत सारे क्लास में अलग अलग दिखता है, जैसे मैमेलिया को ही 26 क्लास ऑर्डर में बांटा जाता है। क्लास में भी बहुत सारा डिसिमिलरिटीज़ दिखता है, उसको भी हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। ऑर्डर को भी कई भागों में बांट देते हैं। फैमिली के बाद भी सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा दिखता है अभी, लेकिन फिर भी उसके बाद जीनस और स्पेसीज, ठीक है। डोमेन से स्पेसीज में आते आते हम लोग को ऐसा दिखता है कि जो स्पेसीज हैं उसमें सिमिलरिटी सी ज़्यादा दिखता है, डिसिमिलरिटी कम दिखता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि सबसे कम डिसिमिलरिटी देखा जाता है स्पेसीज, ठीक है। ज़्यादातर सिमिलरिटी स्पेसीज में देखा जाता है, ठीक। कुछ स्पेसीज मिला के जीनस होता है, ठीक है। कुछ जीनस मिला के फैमिली मिला के ऑर्डर मिला के क्लास बनता है। कुछ क्लास मिल के डिवीज़न और फाइलम बनता है। कुछ डिवीज़न फाइलम मिल के किंगडम, और बहुत सारे किंगडम मिल के डोमेन बनता है, ठीक है। इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर माना जाता है स्पेसीज से शुरू करके डोमेन तक। इसको बोला जाता है टैक्सोनोमिक हायरार्कियल अरेंजमेंट, ठीक है, टैक्सोनोमिक हायरार्कियल अरेंजमेंट। और किंगडम से स्पेसीज की ओर आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है किंगडम से स्पेसीज, और स्पेसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनोमिक हायरार्की अरेंजमेंट है, ठीक है। इस टाइप से पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मटर, ठीक है। मटर जो है पाइसम सेटाइबम बोलते हैं, हम लोग जानते हैं उसको, हम लोग इसके पहले पढ़े हैं। पाइसम जो है वो जीनस है, सेटाइबम क्या है, स्पेसीज, ठीक है। सबसे पहले जब टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट किया जाता है तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं क्या करेंगे, किंगडम प्लांटे, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स सब अलग किया गया है, हम लोग पढ़े हैं, है ना। फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांट्स, एनिमल्स को अलग किए, तो किंगडम प्लांटे में रख दिए प्लांट्स को, पाइसम सेटाइबम, ठीक है। उसके बाद जो डिवीज़न होता है एंजियोस्पर्म, प्लांट्स होने के बाद भी प्लांट्स को भी कई भागों में बांटा जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट्स में कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में आता है, एंजियोस्पर्म जो है वो डिवीज़न हो गया। फिर एंजियोस्पर्म के अंदर भी मोनोकॉट, डायकॉट, है ना, तो क्लास बोलेंगे उसको, डायकॉट में रखें। उसके बाद ऑर्डर देखना पड़ेगा। डायकॉट्स भी बहुत सारा होता है, बहुत सारे डायकॉट्स में टैप रूट पाया जाता है, हम लोग जानते हैं, रेटिकुलोड वेनेसेंट पाया जाता है, 2 कोटिलेडन पाया जाता है। उसके बाद बहुत सारा प्लांट्स उसमें आ गया। फिर कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑर्डर में करते हैं, जिसको बोलते हैं रोजेल्स, ठीक है। इसको रोजेल्स में लाया जाता है। रोजेल्स से जो मटर है बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। रोजेल्स मतलब रोज़ फैमिली, रोज़ फैमिली में हम लोग जानते हैं कि जो रोज़ का फ्लावर होता है बहुत सारा पेटल पाया जाता है और बहुत सारा स्टेमेन भी पाया जाता है,
ठीक है, स्टेमेन बहुत सारा पाया जाता है देख के। रोज फैमिली और पल्सेस फैमिली को एक साथ मिला दिया गया ऑर्डर में, ठीक है। मेनी स्टेमेंस और फ्री स्टेमेंस पाया जाता है, इसके बेस पर कर दिया। उसके बाद फैमिली, ठीक है, जब हम देखेंगे कि बहुत सारा पेटल्स है, ये तो नहीं मिल रहा है लेग्यूमिनेसी के साथ, ठीक है, इसलिए हमको फैमिली में डिवाइड करना पड़ा, तो लेग्यूमिनेसी में रखते हैं इसको, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में हम लोग जानते हैं सब दाल का फैमिली आता है। लेग्यूमिनेसी में क्यों रखें, क्योंकि जब देखा गया बहुत सारा स्टेमन के बेस पे रोजल्स में रखा ले गया, लेकिन पेटल तो ज़्यादा नहीं है, तो इसमें फल दूसरे टाइप का होता है। मटर हम लोग जानते हैं किस टाइप का फल होता है, इसको बोलते हैं लेग्यूम टाइप का फल, हम लोग जानते हैं इस टाइप से मटर, इसको बोला जाता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो इसके प्रेजेंटेशन को देखते हुए और इसके फल जो है इसको बोला जाता है लेग्यूम लोमेंटम, तो इसको रखा गया लेग्यूमिनेसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके फ्लावर तो बिल्कुल डिफरेंट है रोजेल्स से, फ्लावर पूरे अलग टाइप के होते हैं इसके, ठीक है। तो फ्लावर इसमें कैसा होता है, एक बड़ा सा पेटल होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, उसके बाद 2 पेटल होता है मीडियम साइज का जिसको विंग बोलेंगे, फिर किल बोलते हैं, एकदम छोटा 2 पेटल रहता है, ठीक है। 5 पेटल रहता है लेकिन एक बहुत बड़ा, 2 मीडियम साइज का, 2 छोटा, पूरे अलग टाइप का फूल होता है। उसके बेस पर इसको इसके जीनस चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पेपिलोनियसियस पेटल्स, वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला पेटल्स रहता है, ठीक है। एक बड़ा पेटल रहता है, 2 छोटा और 2 मीडियम, इसलिए दूसरे जीनस में इसको बांटना पड़ा। फिर स्पेसीज है सेटाइवम, इस टाइप से पूरे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट्स में रखा गया, उसके बाद प्लांट्स के बीच में एंजियोस्पर्म में रखा गया, फिर एंजियोस्पर्म के बीच में डाइकोट में रखा गया, डाइकोट के बाद रोजेल्स, बहुत सारा स्टेमेन है करके, फिर रोजेल्स से भी हटा दिया गया फैमिली लेग्यूमिनेसी में, लेग्यूमिनेसी के बाद जीनस पाइसम में, फिर स्पेसीज सेटाइवम। ऐसा करते करते जब स्पेसीज में हम लोग आएंगे तो स्पेसीज जो है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखा जाएगा और प्लांटे में बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ देखा जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं। इस टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये पूरे क्लासिफिकेशन जो करते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, टैक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। ये प्लांट्स का एक एग्जांपल देख के अब हम एनिमल में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, तो जैसे प्लांट्स में हम सबसे पहले प्लांट्स में रखे हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में, इसमें किंगडम में सबसे पहले एनिमलिया में रखते हैं, मतलब पूरे एनिमल्स को बांट दिए, प्लांट्स को अलग ना। तो एनिमलिया में आता है सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद जब एनिमल्स बहुत सारे होते हैं फिर उसको बांटा जाता है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा हम लोग जानते हैं नोटोकॉट प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स में नोटोकॉट प्रेजेंट नहीं रहता, तो नोटोकॉट जिसमें प्रेजेंट रहता है उसको कॉर्डेटा में रखा गया। फिर कॉर्डेटा के अंदर भी बहुत सारे कॉर्डेटा होते हैं, तो उसमें मैमेलिया क्लास मैमेलिया के अंडर में ह्यूमन को लाया गया, ठीक है। मैमेलिया तो हम लोग जानते हैं मैमल्स जो है। उसके बाद मैमेलिया के अंदर भी बहुत टाइप ऑफ मैमेलिया पाया जाता है, ठीक है, 26 टाइप ऑफ मैमेलिया पाया जाता है। तो इसलिए मैमेलिया में ऑर्डर प्राइमेट्स में रखा गया, ठीक है। बहुत सारे मैमेलिया, तो उसमें भी क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से बांटा जाता है ना, तो प्राइमेट्स में रखा गया। प्राइमेट्स में क्या रहता है, ह्यूमन, गोरिल्ला, मंकी, चिंपैंजी, एपिस, ये सब चीज़ों में रखा गया। ठीक, उससे भी फिर ह्यूमन को अलग कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर मिलता जुलता नहीं है, इसलिए फैमिली होमोनिडी में रखा गया जिसमें ओरांग ओटान, गोरिल्ला, ह्यूमन आता है। फिर जीनस होमो में रखा गया जिसमें ह्यूमन से ही रिलेटेड पूरे अलग अलग टाइप के ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है। फिर स्पेसीज सेपियंस, होमो सेपियंस जो है ह्यूमन का जियोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। इस टाइप से टैक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ मैन का करते हैं। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग को भी एनिमलिया में ही रखेंगे क्योंकि एनिमल्स है। उसके बाद बाइलेट्रिलिया में रखा जाता है, बाइलेटेरिया, ठीक है। बाइलेटरी सिमेट्रिकल होता है उसका बॉडी इसलिए, ठीक है। और कॉर्डेटा क्लास एम्फीबिया में रखा गया, ठीक है। ह्यूमन को रखा गया था क्लास मैमेलिया में और इसको रखा गया क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया हम लोग जानते हैं जो एनिमल वाटर में भी रहते हैं और सॉइल में भी पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबिया के अंडर में भी बहुत सारा डिसिमिलरिटी पाया जाता है बहुत सारे एनिमल्स में, इसलिए इसको अलग एक ऑर्डर में रखा गया एन्यूरा,
ठीक है। एन्यूरा में जो एनिमल्स आते हैं, हम लोग देखे हैं कि जो मेढक होते हैं उसके पूरे लाइफ साइकिल को हम लोग देखेंगे तो जब छोटा रहता है तो टेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। छोटा मेढक जब रहता है उसमें पूँछ पाया जाता है, फिर बाद में क्या होता है, पूँछ हट जाता है, ठीक है। और एडल्ट स्टेज आते आते पूँछ एब्सेंट हो जाता है। तो इस टाइप के पूरे एनिमल को किस में रखा गया, ऑर्डर एन्यूरा में, ठीक है। उसके बाद भी एन्यूरा में भी बहुत सारा ऐसे एनिमल पाया जाता है, इसलिए उससे भी फ्रॉग को अलग किया गया रेनिडी, फैमिली रेनिडी, जिसमें उसका स्किन, मेढक के स्किन हम लोग देखे हैं कि स्मूथ होता है और स्टिकी, चिपचिपा टाइप का होता है। तो ऐसे पूरे एनिमल को रेनिडी में रखा गया, ठीक है। उसके बाद जीनस राना और स्पेसीज टिग्रीना, इस टाइप से पूरा क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनोमिक हायरार्की, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स एनिमल को क्लासिफाई करते करते किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हो जाता है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है डोमेन, ठीक है। उसके बाद किंगडम आता है सेकंड में, और स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी, मतलब सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज स्पेसीज में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज एनिमेलिया में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसीज पूरे जो एनिमल्स है उसको अलग अलग करते करते हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं टिग्रीना में, है ना। क्योंकि सबसे पहले एनिमेलिया में रखा गया मेढक को, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि उसका शरीर जो है बायोलेटरल सिमेट्रिकल होता है और कॉर्डेटा में आता है, क्योंकि नोटोकॉट पाया जाता है, इसलिए हम उसको अलग बांट दिए कॉर्डेटा में, ठीक है। कॉर्डेटा में भी बहुत सारा चीज़ें पाया जाता है, इसलिए हम लोग उसको अलग कर दिए एम्फीबिया में, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ एक अलग ग्रुप बना दिए जिसको एम्फीबिया बोलेंगे, ठीक है। एम्फीबिया के अंदर भी बहुत सारा एनिमल पाया जाता है, इसलिए हम लोग उससे भी उसको अलग कर रहे हैं, ऑर्डर एन्यूरा, जिसमें टेल प्रेजेंट रहता है शुरू में, बाद में एडल्ट स्टेज में टेल गायब हो जाता है, ठीक है। फिर एन्यूरा में भी हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा प्लांट्स ऐसा, बहुत सारा एनिमल ऐसे आ रहे हैं जिसमें कुछ कुछ डिसिमिलरिटी है, इसलिए हम लोग एक अलग फैमिली बना दिए मेढक का, रेनिडी, जिसमें स्किन जो होता है स्मूथ होता है और चिपचिपा होता है। फिर इसमें भी कुछ बहुत सारे वैरायटी है, इसलिए हम लोग जीनस राना और लास्ट में स्पेसीज, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हाईएस्ट कैटेगरी जो है किंगडम होता है और लोएस्ट कैटेगरी होता है स्पेसीज। स्पेसीज आते आते ऐसा होता है कि स्पेसीज में एक स्पेसीज में जितने एनिमल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाया जाता है, ठीक है। जब जीनस होगा उसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ कुछ डिसिमिलैरिटी पाया जाएगा। रेनिडी आते आते डिसिमिलैरिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है और सिमिलैरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एन्यूरा आते आते डिसिमिलैरिटी बढ़ता जाता है, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस बढ़ता जाता है। फिर एम्फीबिया में भी डिसिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर की बहुत सारे एनिमल्स पाया जाता है, डिसिमिलैरिटी और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो किंगडम होता है उसमें एनिमल्स के बीच डिफरेंस सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है हाईएस्ट कैटेगरी, इसको बोलेंगे लोएस्ट कैटेगरी। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो किंगडम होता है वो बहुत बड़ा वर्ग होता है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको डिफरेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो किंगडम जो होता है इसको 5 भागों में बांटा गया टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट करके, जैसे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आपसी रिलेशन, डिफरेंस सब देखते हुए 5 भागों में बांटा गया। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी डोमेन बोला जाता है, उसके सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो होता है किंगडम। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी डोमेन, क्योंकि लाइफ को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी क्या होता है, किंगडम, और लास्ट लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कैटेगरी होगा स्पेसीज। इस टाइप से होता है। स्पेसीज जो है इसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होगा, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा। उसके बाद जीनस, कुछ स्पेसीज को मिला के जीनस होता है, उससे ज़्यादा। ऐसा करते करते फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और लास्ट में डोमेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ पाया जाता है, वैराइटीज़, ठीक है। तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के वैराइटीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा सब पाया जाता है। इसको प्रॉब्लम हो जाता है क्लासीफाई करना, ठीक है। और इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होता है प्लांट्स, एनिमल्स को अलग अलग स्टडी करना। इसके बाद हम देखेंगे फाइलम। फाइलम जो होता है इसके बाद वाले क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, मतलब थर्ड हाईएस्ट कैटेगरी होता है फाइलम। फाइलम के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाता है। तो फाइलम को हम जो जूलॉजी में फाइलम देखेंगे 35 फाइलम,
ठीक है। प्लांट्स को, फाइलम को ही डिवीज़न बोला जाता है। तो कितना डिवीज़न होता है? 14 डिवीज़न। प्लांट्स को 14 डिवीज़न में बांटा गया और एनिमल्स को 35 फाइलम में बांटा गया। फंजाई को बांटा गया 8 डिवीज़न में। ठीक है। फाइलम टर्म दिए थे 1866 में अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है। फाइलम बहुत सारा है, मतलब जो एनिमल्स होता है और प्लांट्स होता है उसके बहुत सारे अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब आता है। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ होता है यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को अलग कर दिए क्योंकि वो पूरे अलग हो जाता है एनिमल में। ठीक है। अलग टाइप के कैरेक्टर हो जाता है, इसको अलग करना जरूरी है तो स्टडी करने में सुविधा होगा। पोरीफेरा, जिसमें पूरा शरीर जो होता है उसमें बहुत सारा होल रहता है, पोर पाया जाता है, जैसे स्पॉन्ज, साइकॉन, ठीक है, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, ये सब चीज़ें। फिर सिलेंट्रेटा, हाइड्रा, जेलीफिश जो आता है, इसके शरीर के अंदर एक बड़ा सिलोम पाया जाता है। निटोफोरा, जिसमें कॉम जेली ये सब आता है। प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसमें फ्लैट वर्म, टैप वर्म ये सब आता है। निमेटेल्थेल्पिस, राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म। मतलब जब हम क्लासीफाई करते हैं हम लोग देखते हैं कि कितना मिलता जुलता कैरेक्टर एक अलग कर सकते हैं, फिर स्टडी करने में भी सुविधा होगा। इस टाइप से प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निटोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉडेटा, बहुत सारे भागों में 35 फाइलम में बांटा गया, लेकिन हम लोग यहाँ 11 ही देखे हैं। ठीक है। इसी में बहुत सारा डिफरेंस हमको दिखने को मिलता है। ठीक है। कॉडेटा में मतलब नोटोकॉट पाया जाता है। दूसरा है इसमें डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, तो कॉडेटा में रख दिया गया। लेकिन कॉडेटा के अंदर फिशेस आ जाता है, एम्फीबियंस आ जाता है, रेप्टाइल्स आ जाता है, बर्ड्स आ जाता है, मैमल्स आ जाता है, ये सब चीज़ें कॉडेटा के अंदर आ जाता है। इसलिए आगे डिफरेंस करना भी इसको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। फाइलम है। और प्लांट्स में हम कैसे डिफरेंस करेंगे? जैसे थैलोफाइटा। ठीक है। थैलोफाइटा में ऐसे चीज़ों को रखा गया जिसके प्लांट बॉडी जो है थैलोइड होता है, रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंस नहीं कर सकते। इसमें एल्गी आता है। ठीक है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को हम बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स होता है, रिक्सिया, मार्केंसिया, हम लोग देखे हैं, पूरे प्लांट बॉडी जो होता है इसमें भी थैलोइड होता है, लेकिन राइजोइड्स पाया जाता है। ठीक है। कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है इसमें। उसके बाद टेड, इसलिए इसको अलग कर दिया एक ग्रुप। ठीक है। ग्रुप अलग करना जरूरी है क्योंकि एल्गी से ब्रायोफाइटा थोड़ा सा डेवलप है, लेकिन टेरिडोफाइटा से बहुत कम है। इस टाइप से अलग कर दिए। टेरिडोफाइटा जिसमें मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है लेकिन सीडलेस होता है, इसमें स्पोर से ही नया प्लांट्स बनता है। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा को अलग कर दिया गया। जिम्नोस्पर्म जो होता है थोड़ा डेवलप है, लेकिन इसमें सीड्स जो होता है नेकेड होता है, फ्रूट्स नहीं बनता, तो इसलिए जिम्नोस्पर्म को भी अलग करना जरूरी हो गया। ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है इसमें फ्रूट्स पाया जाता है और बहुत ही डेवलप जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। ऐसा करके प्लांट्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बांट दिया गया और एनिमल्स को बहुत सारे फाइलम में बांट दिया गया। ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निटोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटेल्मिन्थेस, एनिलिडा, जिसमें आर्थ्रोवर्म, लीचेस आता है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट जो है पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। 1 मिलियन तक इंसेक्ट पाया जाता है, जिसमें प्रॉन, क्रैब्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, फ्लाई, ये सब चीज़ें ऑर्थोपोडा में आता है। मोलस्क का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप होता है, जिसमें स्नेल्स, ऑक्टोपस ये सब आता है। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, कॉडेटा, ये सब में बांटा दिया गया। इसको हम बोलेंगे फाइलम। ठीक है। अब देखेंगे क्लास। इतना सारा कॉडेटा के अंदर ही है हम देख रहे हैं, तो इसको और भागों में बांटना जरूरी है, पढ़ने के में आसानी होगा और डिफरेंस भी ठीक से कर पाएंगे। ठीक है। अभी तक बहुत सारा चीज़ें जो है सिमिलरिटीज़ ज़रूर है, लेकिन डिफरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसलिए क्लास में डिवाइड करना ज़रूरी होता है। जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ह्यूमन, ये सब चीज़ों को मैमेलिया में रख दिया गया और उसमें डॉग, कैट, टाइगर, लायन, ये सब को भी रख दिया गया है मैमेलिया में। ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लास। मतलब यहाँ से हम लोग अलग कर दिए बहुत सारे, जैसे फिश को अलग कर दिए, एम्फीबियंस को अलग कर दिए, रेप्टाइल्स को अलग कर दिए, लेकिन मैमल्स में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को रख दिए हैं। मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ह्यूमन, ये सब को भी रख दिए। लायन, टाइगर, डॉग, कैट, ये सब को भी एक ही ग्रुप में रख दिए। इसको हम बोलेंगे क्लास। लेकिन इससे थोड़ा सा
ज़्यादा डिफरेंस इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब प्लांट्स को भी दो क्लास में बांट दिया गया, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन्स। अब देखेंगे ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन एक ग्रुप में रखा गया। अब हम देखेंगे जिसमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसको फिर अलग करना। जितना अलग करते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा ग्रुप, इसलिए स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप होता है। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या किया गया, बहुत सारे फैमिली जो है उसको मिला के एक ऑर्डर बनता है। ठीक है, जैसे मैमेलिया में हम लोग देखे हैं कि एलिफेंट, डॉग, टाइगर, फिश सब कुछ आ जाता है, फ्रॉग, स्नेक, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। तो मैमेलियाज जो है इसमें 26 ऑर्डर में मैमेलिया को बांट दिया गया। ठीक है, मतलब इतने टाइप के मैमेलिया होता है। अब प्लांट्स को भी ऐसे किया गया, जैसे कॉन्वोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी, ये सब चीज़ों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर। ठीक है, पॉलीमोनियल्स में रखा गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पूरे अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। सोलेनेसी में बैगन, टमाटर, आलू, ये सब आता है। कॉन्वोल्व्यूलेसी अलग ही टाइप की चीज़, रॉक में उगता है। सबको एक साथ रखना सही नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में रखे हैं हम, इसको और डिफरेंस करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, फैमिली में बांटेंगे। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी, फैमिली रोजेसी, ये सब को भी एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, रोजेल्स। इस टाइप से कार्निवोरस जो है फैलिडी, कैनिडी, फैलिडी में आता है कैट, लायन, लेपर्ड, टाइगर, इसको, और वुल्फ, डॉग, फॉक्सेस सब एक ग्रुप में रख दिया गया ऑर्डर में। ठीक है, इसलिए फैमिली में डिवाइड करना ज़रूरी है। अब इसको भी हम अलग अलग करेंगे फैमिली में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है, डिससिमिलरिटीज़ कम है। तो एक ही फैमिली में जो था इसको हम अलग कर रहे हैं, एक दूसरे फैमिली में डाल देते हैं, फैलिडी में इसको और कैनिडी में इसको डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फैमिली। और ज़्यादा डिवाइड करना, तीन अलग अलग जेनेरस, सोलेनाम, पिटूनिया, धतुरा, इसको रखा गया सोलेनेसी में। ठीक है, पूरे दाल फैमिली। ठीक है, चना, मटर, मूंग, मसूर, अरहर, सब दाल को रख दिया पेपिलियोनेसी फैमिली में। पूरे सीरियल्स जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, सब चीज़ों को ग्रैमिनी फैमिली में डाल दिया गया। इसी टाइप से पैंथेरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड, इस सब चीज़ों को डाला गया। और फैलिस एक अलग फैमिली बना गया, जो फैलिडी जिसमें कैट आता है, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, कैरेक्टर को देखते हुए पहले जो एक साथ था उसको अलग अलग किया जाता है, धीरे धीरे स्पीसीज तक पूरा अलग हो जाता है। अब देखेंगे जीनस में क्या होता है, और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी वाले को एक साथ रखा जाता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है सबको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जीनस, जो सेकंड लोएस्ट कैटेगरी आता है। ठीक है, सेकंड लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन में जीनस आता है। पोटैटो, ब्रिंजल, इसको स्पेसीज देखेंगे तो पूरे अलग टाइप के होते हैं, लेकिन दोनों को अभी भी बहुत सारा जीनस यहाँ तक आते आते भी बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल पूरी तरह से अलग दिखता है। इसके फ्लावर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखते हुए जीनस में रखा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको भी अलग कर दिया जाएगा। सोलेनाम ट्यूबेरसम जो पोटैटो होता है, ब्रिंजल, सोलेनाम मेलोंजिना, ये सब एक ही में है, सोलेनेसी। ठीक है, पैंथेरा लियो बोलेंगे लायन को, पैंथेरा पार्डस बोलेंगे लेपर्ड को, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, इसको सब एक ही जीनस में रखा गया। ठीक है, इसलिए अभी भी हम लोग को कुछ ज़्यादातर सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ डिफरेंस अभी भी दिख रहा है, इसलिए उसको भी हम अलग कर देंगे स्पेसीज में। ठीक है, स्पेसीज आते आते पूरे मॉर्फोलॉजिकल देखने में एक रहेगा, लेकिन जेनेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस रहता है स्पेसीज में, बाकी पूरा सिमिलरिटीज पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर कैरेक्टर रहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हो जाता है, तो उसको बोला जाता है स्पेसीज। ठीक है, बहुत सारे जीनस ऐसा रहता है जिसका एक ही स्पेसीज रहता है, जिसको बोलेंगे मोनोटाइपिक, और बहुत सारे जीनस ऐसा रहता है जिसका 2-3 स्पेसीज रहता है, जिसको बोलेंगे पॉलीटाइपिक। ठीक है, मेयर एक साइंटिस्ट थे जिसने ऐसा बोला गया कि स्पेसीज उसी को बोलेंगे जो आपस में इंटरब्रीडेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसको बोला जाता है स्पेसीज। ठीक है, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल, मेयर जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड करते हैं नेचर में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग
ये ओरिजिन होता है, उसको बोला जाता है स्पेसिस। ऐसा मेयर 1942 में बोले थे, लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे क्या होता है, दो टाइप के डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग टाइप के स्पेसीज होता है, लेकिन दोनों के ब्रीडिंग से अलग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनता है। जैसे म्यूल, म्यूल को बोला जाता है खच्चर। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, ये दोनों के ब्रीडिंग से बनता है म्यूल। ठीक है, जो स्टेराइल होता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनता। जेब्रॉयड बनता है डंकी और जेब्रा, ये दोनों के ब्रीड इंटरब्रीडेड से। ठीक है, टाइगॉन, फीमेल लायन और मेल टाइगर, इन दोनों के ब्रीडिंग से बनता है टाइगॉन, एक अलग टाइप के स्पेसीज। ठीक है, ये मतलब एक क्या है कि डिफरेंट एक एक स्पेसीज का जो डेफिनेशन दिए थे मेयर ने, उसने क्या बोले थे, जो आपस में जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकलता है, ओरिजिन होता है, वो उसी को स्पेसीज बोलेंगे। लेकिन इसके एग्जाम्पल से पता चलता है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के स्पेसीज के ब्रीडिंग से भी अलग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, जैसे मेल डंकी फीमेल हॉर्स से बनता है म्यूल, डंकी और जेब्रा की ब्रीडिंग से जेब्रॉयड बनता है। फीमेल लायन मेल टाइगर की ब्रीडिंग से टाइगन बनता है। मेल लायन फीमेल टाइगर की ब्रीडिंग से लाइगर बनता है। ठीक है, मेल हॉर्स फीमेल डंकी की ब्रीडिंग से बनता है हिनी। हिनी एक स्टेराइल ऑफस्प्रिंग है जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। म्यूल भी स्टेराइल होता है। ठीक है, जो म्यूल बनता है वो भी स्टेराइल होता है। और जेब्रॉयड, टाइगन और लाइगर, ये जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन अलग अलग डिफरेंट स्पेसीज से बनता है ये हाइब्रिड। ठीक है, इसलिए पूरी तरह से स्पेसीज के डेफिनेशन को हम नहीं बोल सकते कि सही है, लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाया जाता है, डिससिमिलरिटी बहुत कम होता है। और लोएस्ट कैटेगरी मतलब हम शुरू से डिफरेंस करते करते जो 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 डिफरेंस है उसको अलग कैटेगरी में डाल दिए, जो डिफरेंस है अलग कैटेगरी में डाल दिया, ऐसा करते करते स्पेसीज में जब आते हैं उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा दिखता है, डिफरेंस बिल्कुल कम, बहुत कम दिखता है। ठीक है, इस टाइप से पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट किया गया है, जिसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, क्लास मैमेलिया जो है इसका भी 3 सब क्लास है। ठीक है, मैमेलिया को 26 ऑर्डर में बांटा गया, हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि इतने टाइप्स ऑफ मैमल्स ही पाया जाता है। ठीक है, मैमेलिया को 3 सब क्लासेस में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। प्रोटोथीरिया में उतने पूरे मैमल्स को रखा गया जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे ओविपेरस, जैसे प्लेटिपस, एकाइडना। और ज़्यादातर प्रोटोथीरिया के स्पेसीज बहुत सारा पहले मिलता था, अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, अभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, गायब हो गया है। मेटाथीरिया, मेटाथीरिया में क्या होता है, बच्चे का जन्म देते हैं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं बहुत कम डेवलप रहता है। जैसे इसका एग्जांपल आएगा कैंगारू। कैंगारू में हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो है बहुत कम डेवलप रहता है, इसलिए कैंगारू जो है एक टाइप की पॉकेट होता है, उसी में बच्चे का डेवलपमेंट होने के बाद ही वो बच्चे जब थोड़ा ठीक हो जाता है बाहर निकलता है। ठीक है, वो आता है मेटाथेरिया में, वो भी मैमल्स है। मतलब मैमल्स में भी बहुत डिफरेंसेस पाया जाता है। यूथेरिया, यूथेरिया में बच्चे जो बच्चे देने वाले मैमल्स आते हैं, इसको बोलेंगे भीबी पेरस। ठीक है, जैसे ह्यूमन और कई एनिमल, डॉग, ये सब इसमें आता है। इस टाइप से टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, वो सबसे लार्जेस्ट जो होता है ग्रुप डोमेन, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो होता है स्पेसीज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइफ डोमेन में रहेगा, उसके बाद डिफरेंस देखते हुए धीरे 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 सबको अलग करने के बाद जो स्पेसीज होता है सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी दिखता है, और किंगडम में सबसे ज़्यादा डिससिमिलरिटी दिखता है। ठीक है, ये तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक एड्स के बारे में। ठीक है, टैक्सोनोमिक एड्स मतलब टैक्सोनोमी का जो स्टडी, टैक्सोनोमी के बारे में हम लोग पिछले दोनों वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। टैक्सोनोमी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आपस में जो रिलेशन है, इवोल्यूशन, इस सब को देखते हुए जो प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं उसको टैक्सोनोमी के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो प्लांट्स, एनिमल्स, इस सब चीज़ों के टैक्सोनोमिक स्टडीज़ के लिए जो हेल्प करते हैं, ऐसे सभी चीज़ों को बोला जाता है टैक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, टैक्सोनोमी के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हेल्प लेते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है टैक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं टैक्सोनोमी का स्टडी बहुत अच्छे से करने से एग्रीकल्चर में हेल्प होता है, फॉरेस्ट्री में हेल्प होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे बायो रिसोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमको सुविधा होता है, बायोडाइवर्सिटी का के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ों के लिए जब टैक्सोनोमी का स्टडी करते हैं हम, तो लेबोरेटरी में जैसे बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमको पढ़ना है टैक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हर टाइप के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास कैसे रहेगा, हमेशा तो साथ में नहीं रहता है, इसलिए लेबोरेटरी में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स एनिमल का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर स्टडी करते हैं, या फील्ड स्टडी किया जाता है, उस जगह में जाके भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन करना जरूरी होता है प्लांट एनिमल का। तो बायोलॉजिस्ट लोग कुछ प्रोसीजर और टेक्निक बनाए हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमको स्टडी के लिए बहुत सारे प्लांट्स भी चाहिए, बॉटनी पढ़ने के लिए, जूलॉजी पढ़ने के लिए बहुत सारे एनिमल्स चाहिए। तो एनिमल्स और प्लांट्स हमेशा स्टूडेंट को दिखाने के लिए तो नहीं मिलता है ना। तो स्टडी को अच्छे से स्टडी करने के लिए प्लांट्स और एनिमल का बहुत सारा कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, वो कलेक्शन करके उसका प्रोसीजर एंड टेक्निक, कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर एंड टेक्निक यूज़ किए हैं बहुत सारे बायोलॉजिस्ट लोग, जिससे कि बहुत अच्छे से प्लांट्स एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हेल्प हो सके और टैक्सोनोमी का जो स्टडी है अच्छे से किया जा सके। ठीक है, इसी को बोला जाता है टैक्सोनोमिक एड्स। तो टैक्सोनोमिक एड्स में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे प्लांट्स एनिमल का स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग प्लांट्स एनिमल का भी स्टडी किया जाता है और कुछ डेड ऑर्गेनिज्म को भी प्रिजर्व किया जाता है स्टडी के लिए। ठीक है, जब डेड ऑर्गेनिज्म को मतलब डेड प्लांट, डेड एनिमल को जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो दो टाइप का होता है। हार्बेरियम, प्लांट्स को जब डेड प्लांट को प्रिजर्व करते हैं हार्बेरियम में आता है। ठीक है, और एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जैसे कुछ सक्यूलेंट प्लांट होता है, मांगसलो टाइप का जो प्लांट्स होता है जैसे एलोवेरा, उसको हम लोग हार्बेरियम के रूप में कलेक्शन नहीं कर सकते, तो उसको भी म्यूजियम स्पेसिमेन टाइप का कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कुछ डेड ऑर्गेनिज्म को कलेक्शन किया जाता है प्लांट एनिमल को, जो डेड प्लांट्स को कलेक्शन करते हैं उसको हार्बेरियम बोला जाता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कलेक्ट रखते हैं उसको म्यूजियम बोला जाता है। ठीक है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कलेक्शन किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को कलेक्शन करते हैं और जूलॉजिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब कलेक्शन से जो स्टडी करते हैं टैक्सोनोमी का, उसको बोला जाता है टैक्सोनोमिकल एड्स। तो सबसे पहले हार्बेरियम टर्म यूज किए थे लिनियस। ठीक है, 1753 में लिनियस ने सबसे पहले बताए थे कि हार्बेरियम में प्लांट्स को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, डेड प्लांट को। लेकिन हार्बेरियम की पूरी टेक्निक, किस टाइप से कलेक्ट करेंगे, क्या किस टाइप का मेथड्स अपनाएंगे, ये सब चीज़ें दिए थे लूका घिनी। ठीक है, लूका घिनी एक साइंटिस्ट थे इटली का, उसने दिए थे प्रोसीजर किस टाइप से हार्बेरियम का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चारों पढ़ना पड़ेगा टैक्सोनोमिक एड्स, टैक्सोनोमिक स्टडीज़ के लिए जो ये चारों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, हार्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हार्बेरियम देखते हैं। हार्बेरियम में क्या करते हैं, डेड प्लांट को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हार्बेरियम में हम क्या करते हैं, जो जैसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो छोटा जो प्लांट्स होते हैं जैसे सरसों, ऐसे छोटे प्लांट्स को पूरी तरह से रूट सहित उखाड़ लिया जाता है।
ठीक है, रूट सहित उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसको सीट में चिपकाया जाता है प्रिजर्व करके या फाइल में। ठीक है। तो बड़े बड़े जो प्लांट रहते हैं उसको तो रूट सहित हम निकाल नहीं सकते, तो उसके ऊपर का भाग जो फ्लावरिंग वाला जो पार्ट रहता है थोड़ा सा काट के उसको 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर का भाग काट लिया जाता है, जिसमें फ्लावर या फ्रूट्स बनता है। ठीक है, उस भाग को काट के निकाल लिया जाता है और उसका हर्बेरियम बनाया जाता है। ठीक है, तो हर्बेरियम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स को निकालेंगे। ठीक है, जैसे छोटे प्लांट्स को पूरा रूट सहित निकाल लेंगे और बड़े प्लांट्स का ऊपर का 25 से 30 सेंटीमीटर भाग जो है काट के निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर में, हम लोग जानते हैं, या न्यूज़पेपर भी हो सकता है, उसमें इसको दबा के रख देंगे। जैसे ये ताज़ा प्लांट है, फ्रेश प्लांट है, इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर दबा के रख देंगे या न्यूज़पेपर। उससे क्या होता है, इसके अंदर के जितने भी वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर। थोड़ा सूख जाएगा, 24 घंटे अंतर अंतर दूसरा ब्लॉटिंग पेपर फिर देते हैं, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सनलाइट में सुखाया जाता है। सनलाइट में सुखाने के बाद इसको अच्छे से किसी मोटे चीज़ों में दबा दिया जाता है या प्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा सूख गया और पूरा अच्छे से प्रेस हो गया तो प्लांट्स को इस टाइप से हम लोग चिपका देंगे किसी फाइल में या कागज में, तो पूरा दिखेगा कि किस टाइप का फ्लावर होता है, कैसा फल होता है, कैसा लीफ रहता है, स्टेम कैसा होता है, पूरी स्टडी कर सकते हैं हम। इस टाइप से स्टोर रखते हैं फाइल में और सीट में। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, कोई भी एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको फाइल में सेट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारे कंट्री में, इंडिया में जो हार्बेरिया का कलेक्शन होता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइप से होता है। ठीक है, उस टाइप से किया जाता है, उसमें जो रूल्स है, तो इसको बोलेंगे हर्बेरियम। ठीक है, तो हर्बेरियम को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हर्बेरियम जो है प्लांट्स, मतलब डायट जो प्लांट्स होता है उसको काटेंगे, काटने के बाद उसको ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद सुखाएंगे और फाइल में चिपकाएंगे, यही मेन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है लोकल रीजन से भी, हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के सब अलग अलग जगह में जाके भी हम कलेक्ट कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्लांट्स का, और उसके टैक्सोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे अर्बेसियस प्लांट्स जो रहते हैं उसको हम पूरे रूट सहित निकालते हैं, और बड़े बड़े वुडी प्लांट्स जो रहते हैं उसको 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर का भाग, फ्लावरिंग स्टेज वाला भाग जो है काट के उसके बाद इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से केयरफुली निकाला जाता है, निकालने के बाद ब्लॉटिंग शीट में डाला जाता है। ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, हम लोग जानते हैं ब्लॉटिंग पेपर जो है पूरे जो लिक्विड भाग होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ब्लॉटिंग पेपर में इसको अच्छे से दबा देते हैं। दबा देने के बाद क्या करते हैं, सनलाइट में 1-2 दिन, 24 घंटे अंतर अंतर 2-3 बार ब्लॉटिंग पेपर में दबाएंगे तो इसमें जितने भी नमी है वो सूख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर में प्रेस करते हुए इसको सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में रखने से क्या होता है, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लेंगे, या बहुत सारे मोटे किताब के अंदर दबा के भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग रखते हैं। ठीक है, इस टाइप का करेंगे। उसके बाद जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो सेलो टेप से इसको या गम से चिपका देते हैं। ठीक है, सेलो टेप या गम से जब हम इसको चिपकाएंगे तो उसके ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे कर देते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे कर देते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे कर देने से क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का कोई इन्फेक्शन इसमें नहीं हो पाता है, उसको फ्री करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, और इसके जो राइट साइड में इसको ऐसे चिपका दिए सीट में और फाइल में, ठीक राइट साइड में नीचे हम उसके पूरे लेवलिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, क्योंकि एक फाइल में बहुत सारा प्लांट्स चिपकाते हैं जिसको हर्बेरियम बोला जाता है, तो सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे फर्स्ट पेज है तो हम सीरियल नंबर 1 देते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस जगह से इसको हम कलेक्ट किए उस जगह का नाम देना पड़ता है। इस प्लांट जैसे सरसों है, इसका लोकल नेम क्या है, मतलब ऐसे ही
लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, तो मस्टर्ड सरसों बोलते हैं। जैसे बॉटनिकल नेम ब्रासिका कॉम्पिस ट्रीज, इसके फैमिली का नाम लिखना पड़ता है। क्रूसीफेरी, जो कलेक्ट किए प्लांट्स का उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। किस डेट में कलेक्ट किए वो लिखना पड़ता है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना पड़ता है। हैबिट कैसा होता है प्लांट्स का, हर्बेसियस, छोटा सा हर्ब प्लांट है इसलिए हर्बेसियस। इस टाइप से हर्बेरियम बनाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्ट किया जाता है और उस प्लांट्स को इस टाइप से पूरा सुखा के, प्रेस करके, ड्राई करके उसके बाद ऐसे चिपकाया जाता है और चिपका के बाद एक फैमिली के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। इस टाइप से हम टैक्सोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कि सरसों का प्लांट्स हमको हमेशा लैब में नहीं मिलता, तो लैब में जब बच्चों को बताएंगे हम इसको हर्बेरियम को निकाल के भी इसको दिखा सकते हैं कि देखो इस टाइप का फूल होता है, ऐसा फल होता है, इस टाइप का लीफ होता है, स्टेम ऐसा होता है, ठीक है। इसको टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए इस टाइप का बनाया जाता है। और अब क्या देखेंगे, जैसे ड्राइड पूरी तरह से ड्राई करने के बाद जो स्पेसिमेन रहता है उसको मर्क्यूरी क्लोराइड मिक्सचर्स का स्प्रे किया जाता है। कई बार जब हम फाइल को रखते हैं नेप्थोलिन बॉल चारों तरफ रख देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद राइट कॉर्नर में इसके बारे में पूरा लेवलिंग ये सब किया जाता है, ठीक है। उसमें फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब चीज़ों को दिया जाता है। फिर हम बहुत सारे कलेक्ट करके ऐसे फाइल में जमा रखते हैं, उसको पढ़ने में हेल्प होता है। और रिसर्च सेंटर मतलब सिस्टमेटिकली प्लांट्स को अरेंज किया जाता है, अलग अलग फैमिली का नाम लिख के ना, इसलिए बोला जाता है कि रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट सिस्टमेटिक्स, इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसा रहता है जैसे एलोवेरा, ठीक है, या बहुत सारे सक्यूलेंट प्लांट बोलते हैं जिसको, जैसे जीरोफिटिक, कैक्टस, ये सब प्लांट्स को हम कैसे दबाएंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड मिलेंगे या मांसल रहता है, इसलिए उसको दबा नहीं सकते। उसको क्या किया जाता है, ऐसे जार में कलेक्ट किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बॉटनिकल जो बॉटनी जूलॉजी वाले जो लैब रहते हैं उसमें ऐसे जार रहता है और जार के अंदर बहुत सारे प्लांट्स एलिमेंट को प्रिजर्व रखा जाता है, लिक्विड मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। इसमें केमिकल रखा जाता है जिससे कि जो प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं वो खराब नहीं होता। जो केमिकल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है FAA सॉल्यूशन, ठीक है। FAA सॉल्यूशन के अंदर प्लांट्स या एनिमल को रखने से वो खराब नहीं हो जाता है, बहुत दिन तक बोतल में भरा हुआ रहता है। इसको बोला जाता है म्यूजियम स्पेसिमेन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 5 पार्ट फॉर्मेलिन रहता है, 5 पार्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहता है और 90 पार्ट इथाइल अल्कोहल और थोड़ा सा वाटर का लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। 5 पार्ट फॉर्मेलिन, 5 पार्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 90 पार्ट इथाइल अल्कोहल और थोड़ा सा वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसीटोन जो है उससे क्या होता है, प्लांट टिश्यू स्वेल रहता है, मतलब जो भी प्लांट या एनिमल टिश्यू होता है वो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। एसीटोन के यूज के कारण प्लांट टिश्यू स्वेलिंग होता है, साइज बड़ा हो जाता है। फॉर्मेलिन के यूज से क्या होता है, प्लांट मटेरियल या एनिमल का जो एनिमल्स जो रखते हैं उस हार्ड रहता है, ठीक है, नरम नहीं हो जाता। नरम होने से हमको दिखेगा भी नहीं, ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट या एनिमल जो मटेरियल रहता है वो हार्ड रहता है फॉर्मेलिन के यूज से। और इथाइल अल्कोहल जो है उससे डिहाइड्रेशन होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी नमी रहता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जार में ये 3 चीज़ें इसलिए मिला के वो ऐसे प्रिजर्व किया जाता है। इसको बोला जाता है म्यूजियम स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखेंगे पूरे वर्ल्ड और इंडिया में बहुत सारे हर्बेरियम कलेक्शन किया गया है, ठीक है। जैसे हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, सबसे बड़ा मतलब हर्बेरियम, सबसे ज़्यादा हर्बेरियम इस जगह में कलेक्ट किया गया है। हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, 6.5 मिलियंस ऑफ स्पेसिमेन वहाँ रखा गया है, ठीक है। 6.5 मिलियंस प्लांट्स स्पेसिमेन जो है पेरिस के इस म्यूजियम में रखा गया है। रॉयल बॉटनिक गार्डन हर्बेरियम क्यू, इसमें 5 मिलियन से ज़्यादा हर्बेरियम रखा गया है। हर्बेरियम ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, लंदन में है, इसमें 4 मिलियन हर्बेरियम
रखा गया है। रिसर्च सेंटर टाइप का काम होता है यहाँ टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, क्योंकि इतना 6.5 मिलियन हर्बेरियम जहाँ है वहाँ लोगों को कितना हेल्प होगा पढ़ने के लिए, है ना। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में भी बहुत बड़ा हर्बेरियम है जिसको बोला जाता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है। वहाँ है 25 लाख स्पेसिमेन है, 25 लाख प्लांट स्पेसिमेन रखा हुआ है। हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून 15 लाख स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। ब्लैटनर हर्बेरियम बॉम्बे 1 लाख स्पेसिमेन रखा हुआ है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ 80,000 स्पेसिमेन रखा हुआ है प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन लोग भी बहुत सारा इस टाइप का म्यूजियम बनाए हैं, ठीक है, हर्बेरियम कलेक्शन करने। शिलोंग में 1 लाख स्पेसिमेन रखा है। पुणे में 1,35,000 स्पेसिमेन रखा हुआ है हर्बेरियम का। इलाहाबाद 40,000 हर्बेरियम स्पेसिमेन रखा हुआ है। कोयम्बटूर 1,75,000 हर्बेरियम कलेक्शन रखा हुआ है। देहरादून में 60,000 स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। मैड्रास हर्बेरियम, मैड्रास में भी है, चेन्नई में 2 लाख हर्बेरियम स्पेसिमेन रखा गया है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी जगह है जहाँ इतने सारे हर्बेरियम का कलेक्शन है जो कि रिसर्च सेंटर टाइप का काम करते हैं प्लांट्स के टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए, ठीक है। ये था हर्बेरियम। अब हम देखेंगे म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं, हम लोग पढ़े थे हर्बेरियम में डेड प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है और म्यूजियम में डेड एनिमल को और डेड प्लांट को भी प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम ज़्यादातर सभी लेबोरेटरी में, जैसे जूलॉजी लैब, बॉटनी लैब में जिन लोग 11th-12th के बच्चे हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग का जो लैब रहता है उसमें जूलॉजी और बॉटनी, प्लांट और एनिमल का इस टाइप का म्यूजियम स्पेसिमेन जरूर रहेगा, ठीक है। बहुत सारी जार रहता है, इस जार में लिक्विड रहता है भरा, हम लोग देखे हैं प्रिजर्व करने के लिए, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स कलेक्ट रहते हैं, ठीक है। हम लोग देखे हैं स्टार फिश, बड़े बड़े स्नेक, बहुत सारे प्लांट्स जो सक्यूलेंट प्लांट रहते हैं, और बहुत सारे मतलब लोअर प्लांट जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको हम लोग हर्बेरियम ज़्यादा नहीं बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसे चीज़ों को भी म्यूजियम स्पेसिमेन बना के ही रखा जाता है। बहुत सारे बोतल में भरा जाता है और बोतल में लिक्विड प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं और इसको बंद किया जाता है और इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम बोलते हैं उसको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल कॉलेज में रहता ही है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स जिसको हर्बेरियम हम बना नहीं सकते, एल्गी, फंजाई, मॉस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसको भी ऐसे ही स्पेसिमेन बना के रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टडी के लिए, बच्चों को देखने के लिए, जैसे मैराइन एनिमल, समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, उसको तो हम कलेक्ट करके बच्चों को दिखा नहीं सकते, है ना। तो ऐसे चीज़ों को भी ऐसे जार में रख के ही दिखाया जाता है, बहुत अच्छे से पता चल जाता है। हम देखेंगे तो किस टाइप का होता है स्पेसिमेन, ठीक है। एक कंटेनर में, जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन दे के रखते हैं। और बहुत सारे ड्राई स्पेसिमेन को भी म्यूजियम में रखा जाता है, बहुत सारे ड्राई स्पेसिमेन, जैसे इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट को पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद मारा जाता है, मार के उसमें पिन से पूरा अटका दिया जाता है चारों तरफ से, और दिखाया जाता है कि ये कौन सा ऑर्गन है, ये क्या कौन सा है, इस टाइप सा, ठीक है। इस टाइप से ड्राइड स्पेसिमेन को भी रखा जाता है म्यूजियम में। और बहुत सारे जैसे बर्ड्स, मैमल्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल होता है जिसको क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव दे दिया जाता है और अंदर का भाग खाली कर दिया जाता है, ठीक है। अंदर के भाग खाली करने से क्या होगा, जो बहुत सारे टिश्यू जो खराब हो जाता है वो चांस कम हो जाता है, और उसके अंदर स्टफ किया जाता है। स्टफ मतलब बहुत सारे जैसे कॉटन अटन भर दिया जाता है। बाहर से देखने में सेम वैसा ही शेप दिखता है, लेकिन अंदर जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर का भाग खाली करके उसके अंदर कॉटन पूरा भर दिया जाता है और बर्ड्स को बाहर से ऐसे ही रखा जाता है प्रिजर्वेटिव दे के, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों को इस टाइप से भी किया जाता है। मतलब हम लोग म्यूजियम स्पेसिमेन बना के प्लांट्स, एनिमल्स को बहुत सारा रखते हैं प्रिजर्वेटिव दे के, बहुत सारे ड्राई स्पेसिमेन को भी रखते हैं, जैसे इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, मारते हैं और पिन से पूरा सेट किया जाता है ना, लेबलिंग किया जाता है। बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स को स्टफिंग मतलब अंदर के भाग खाली करके
रुई भर दिया जाता है और प्रिजर्व करके रख दिया जाता है जूलॉजिकल म्यूजियम में, ठीक है। और बड़ी बड़ी सिटी में बहुत बड़ी बड़ी म्यूजियम होता है वहाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में इस टाइप का म्यूजियम बनता है, लेकिन बड़ी सिटीज़ में कुछ ऐसे म्यूजियम भी बनता है लोकल लोगों के लिए, खोल दिया जाता है देखने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसके स्केलेटन को भी रखा जाता है, बहुत सारे हड्डी को भी रखा जाता है, एनिमल सेल, नेल, स्केलेटन, याक का हॉर्न, डियर का हॉर्न, एलिफेंट का टीथ, ठीक है, एनिमल्स के हेयर, वो सब भी उसमें रख दिया जाता है म्यूजियम में, ठीक है। इसको बोला जाता है म्यूजियम, जहाँ डेड एनिमल और डेड प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स जो जिसको हम हर्बेरियम नहीं बना सकते उसको कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल म्यूजियम देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, सबसे बड़ा म्यूजियम जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन, वाशिंगटन में भी बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसको बोला जाता है फॉरेस्ट म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में भी बहुत बड़ा एक म्यूजियम है जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम जयपुर राजस्थान। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारे म्यूजियम, बड़े बड़े म्यूजियम हैं कॉलेज स्कूल के बायोलॉजिकल म्यूजियम के अलावा भी, जहाँ की बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। म्यूजियम से हमको क्या लाभ होता है, प्रिजर्वेशन और अरेंजमेंट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। बहुत सारे एनिमल्स ऐसा होता है जो कि अभी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया है, वो भी म्यूजियम में देखा जाता है, ठीक है। जैसे डायनासोर, डायनासोर के पूरे स्केलेटन कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। पूरा पता चलता है कि डायनासोर ऐसा होता था, उसके स्केलेटन ऐसा होता था, इस टाइप का दिखता था, वो सब पता चलता है। फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है जो पढ़ने के लिए भी हेल्प होता है, ठीक है। जो कि पहले किस टाइप का स्पेसीज होता था, अभी किस टाइप का स्पेसीज है, वो सब तो है ही। वो प्लांट्स एनिमल्स कैसा होता है उसके बारे में पूरा पता चलता है ना। कोई भी जार में हम पूरे स्पेसीज को जैसे रखते हैं, जैसे बड़े बड़े सांप, पाइथन, तो पूरा हमको सामने से बच्चों को दिखता है कि किस टाइप का होता है, ठीक है। इसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी तो बहुत अच्छे से हो जाता है म्यूजियम देखने से, ठीक है। अब हम देखेंगे बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। डेड में हम लोग देख लिए हर्बेरियम और म्यूजियम। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व में हम लोग देखेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे, इसको बोला जाता है एक सीटू कॉन्जर्वेशन। एक सीटू कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड में प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को हम बाहर, मतलब उसके जैसा वातावरण देख के, जिस टाइप के वातावरण में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उस टाइप की जगह बना के उसको रखा जाता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को। इसको हम क्या बोलेंगे, एक सीटू कॉन्जर्वेशन। इन सीटू कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जिस एरिया में रहता है, जैसे फॉरेस्ट में इस टाइप के प्लांट्स एनिमल रहता है, उसी जगह को थोड़ा देखभाल किया जाता है कि ऐसे वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट ही उसको मिलता रहे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। लेकिन एक सीटू कॉन्जर्वेशन मतलब हम उसको बनाते हैं उस टाइप का माहौल, और उसमें प्लांट्स एनिमल्स को रखते हैं जिस टाइप के प्लांट्स एनिमल इस टाइप के माहौल में रह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे एक सीटू कॉन्जर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क दोनों एक सीटू कॉन्जर्वेशन में आता है, क्योंकि हम उस टाइप का एरिया हम उनके लिए बनाते हैं और मेंटेन करते हैं, पूरी तरह से देखते हैं कि उस हैबिटेट में रह सके, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन जो है एडुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बॉटनिकल गार्डन में मतलब बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट करके रखना, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स को हम कलेक्ट करके रखेंगे तो जो रिसर्चर्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। पब्लिक को भी, ऐसे पब्लिक जो कि प्लांट्स लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ऐसे लोग भी इस जगह में जाके देखते हैं,
ठीक है। बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स का कलेक्शन रहता है। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोशल वैल्यू वाला प्लांट्स रहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू वाला प्लांट्स रहते हैं, रेयर प्लांट रहते हैं, एंडेंजर स्पेसीज वाले प्लांट्स, मतलब जो धीरे धीरे नहीं एक्सटिंक्ट होता जा रहा है जिस टाइप का, ठीक है। बहुत रेयर वाले प्लांट्स, कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रिलीजियस वैल्यू वाले प्लांट, डेजर्ट प्लांट, अल्पाइन फॉरेस्ट वाले प्लांट, मार्सी प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, ऑर्किड्स, लिली, रोज गार्डन, वैरायटी ऑफ बैम्बूज, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे। और जैसे डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, जैसे नरम, जो ज़्यादा सब जगह में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर नहीं सकती, इसको ग्लास हाउस में उगाया जाता है। और बहुत बड़ा बड़ा हार्बेरियम का कलेक्शन, लाइब्रेरी, ये सब भी बॉटनिकल गार्डन में रहता है, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था फ्रांसिस बेनाफेडे। फ्रांसिस बेनाफेडे एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में बनाए थे, ठीक है। फ्रांसिस बेनाफेडे जो है सबसे पहले यूरोप के बॉटनी के प्रोफेसर भी थे। यूरोप में सबसे पहले फर्स्ट बॉटनी प्रोफेसर भी थे फ्रांसिस बेनाफेडे, उसी ने सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, जो 1670 में बनाया गया था, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन, बहुत पुराने बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड में है। बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रहता है उसमें। सबसे ज़्यादा कलेक्शन ज़्यादा है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन जो है जैसे बर्फ वाले एरिया में ही पाया जाता है, सब जगह पाया नहीं जाता, मतलब अल्पाइन रीजन में पाया जाता है। तो रोडोडेंड्रॉन का कलेक्शन इस बॉटनिकल गार्डन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें डेलिकेट प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए ग्लास हाउस है। ग्लास हाउस जो है उसमें डेलिकेट प्लांट्स को उगाया गया है। बहुत सारे हर्बेरियम, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल रॉक गार्डन है, हिमालयन अल्पाइन प्लांट्स है जो कि हिमालय में देखने को मिलता है। ऐसे प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। वुडलैंड गार्डन, पीट गार्डन, हेल्दी प्लांट्स वाले गार्डन्स, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन बहुत बड़े एरिया में है। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, ठीक है। अब हम देखेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड, जो कि 1760 में बना था, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। अब इसके पहले हम जो देखे थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन सबसे ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन था, सबसे पुराना। और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड, ठीक है। इस गार्डन में 5 मिलियन हार्बेरियम स्पेसिमेन रखा गया है, ठीक है। पाम हाउस, लिली पॉन्ड्स, रोज गार्डन, अल्पाइन हाउस, ऐसे बहुत सारे अट्रैक्टिव फ्लावर एंड प्लांट्स का कलेक्शन है यहाँ, ठीक है। तो इस गार्डन इतना बड़ा है और इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, इसको बोला जाता है कैपिटल ऑफ बॉटनी। इस बॉटनिकल गार्डन को, रॉयल बॉटनिकल गार्डन को बोला जाता है कैपिटल ऑफ बॉटनी, ठीक है। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन ब्रॉन्क्स, यूएसए में भी है, जो 1891 में बना था, ठीक है। अब जो मेन बॉटनिकल गार्डन उसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। कोलकाता में एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता, ठीक है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता, जिसको जो 1700 मतलब वो 1787 में बना था। रॉबर्ट कायड जो है उसको बनाए थे। लेकिन इस गार्डन को बढ़ाए थे, मतलब बनाए थे लेकिन इसको बढ़ाए थे विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग जो है इसमें बहुत ज़्यादा और प्लांट स्पेसिमेन उगाना और अलग अलग सेक्शन बनाना, ये सब काम किए थे विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है। 273 एकड़ लैंड में ये बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। इसको बोला जाता है, जो विलियम रॉक्सबर्ग है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी बोला जाता है, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका हेड ऑफिस इस गार्डन को बनाया गया है, ठीक है। इस गार्डन जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। इसमें बहुत सारे हर्बेरियम स्पेसिमेन भी रखा गया है। 25 लाख ड्राइड स्पेसिमेंस इसमें रखा गया है, 2,50,000 सॉरी
2,50,000 ड्राइड हार्बेरियम स्पेसिमेन इस जगह में रखा गया है। ठीक है, और इस जगह में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है? ग्रेट बनियन ट्री, एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है। ठीक है, बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है। 404 मीटर कैनोपी, कैनोपी मतलब इतनी जगह को ऊपर का भाग जो है घिरे हुए हैं, 404 मीटर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि बरगद जो पेड़ रहते हैं उसमें बहुत सारा ऐसे रूट निकलता है प्लांट से, है ना, जो रूट्स निकलता है और प्लांट्स का जितने भी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ता जाता है उसको सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो 250 साल हो गया है इस प्लांट का, और 1000 से ज़्यादा प्रॉप रूट, इस रूट को बोला जाता है प्रॉप रूट, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए बनता है बरगद के पेड़ में। ठीक है, ये जो प्लांट्स होता है इसका ऊपर का भाग जो है 404 मीटर को घिरे हुए हैं। ठीक है, और 1000 से ज़्यादा प्रॉप रूट इसमें बना हुआ है, 250 ईयर एज हो गया है, तो बहुत बड़े एरिया को घिरे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन इस मतलब बॉटनिकल गार्डन का है। इसके अलावा भी पाम हाउस, ऑर्किड हाउस, कैक्टस हाउस, विक्टोरिया रिजिया, पीट गार्डन, हेल्थ गार्डन, स्पाइसेस गार्डन, मेडिसिनल प्लांट्स गार्डन, कॉटन, टी, जूट, मेनी मोर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स इस जगह में रखा हुआ है। ठीक है, ये था बॉटनिकल गार्डन। अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जो है इसको क्या बोला जाता है? जू। तो सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है, जूलॉजिकल पार्क किसको बोलेंगे हम लोग जानते हैं कि अच्छा कुछ बॉटनिकल गार्डन अभी बचा हुआ है, जैसे लायोट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग जो है हम लोग जानते हैं पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, सर अस्बे ईडन बनाए थे 1878 में। ठीक है, ये 6000 फीट ऊपर में स्थित है। ईस्टर्न हिमालय जो है उसमें 6000 फीट ऊपर ये गार्डन बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। ठीक है, तो हम इस जगह में जो बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है वो बहुत अलग टाइप का है, क्योंकि हिमालय में जिस टाइप के फ्लोरा पाया जाता है, प्लांट्स पाया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। ठीक है, सिक्किम का जो हिमालय है इसमें नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज़, यूरोपियन, जापानीज़, मलायन, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, म्यांमार, अफ्रीका, इस सब जगह से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स को लाके इस जगह में कलेक्ट किया गया है। ठीक है, बहुत सुंदर बॉटनिकल गार्डन है। लायोट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ 1789 में हुआ है, यूपी। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन देहरादून, बॉटनिकल गार्डन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, बॉटनिकल गार्डन सागर यूनिवर्सिटी सागर, गवर्नमेंट गार्डन शिलोंग, गवर्नमेंट गार्डन मैसूर। ये सब गार्डन जो है बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं। ठीक है, ऐसे भी लैब में 11-12 के बच्चों का कॉलेज में जो छोटा सा बॉटनिकल गार्डन लगाया जाता है और बहुत सारे प्लांट्स उसमें रखते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। लेकिन ये सब गार्डन जो है बहुत ज़्यादा इसमें कलेक्शन है और बहुत बड़े बड़े गार्डन है। ठीक है, अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क, जू। ठीक है, जू में क्या रखते हैं? हम लोग जानते हैं बहुत सारे जू, हम लोग कई बच्चे देखे होंगे कि वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसमें। ठीक है, उस टाइप का वातावरण दिया जाता है और वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए विजिटिंग पार्क भी हो जाता है वो, और बहुत स्टडी के लिए, रिसर्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, अब जू में देखेंगे सबसे पुराना और सबसे बड़ा जू जो होता है वो है दिल्ली में। ठीक है, 1959 में बना था। बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, पूरे एशिया लेवल में बहुत इसका नाम है, बहुत बड़ा एरिया में है करके। ठीक है, 214 एकड़ एरिया में ये जू बना हुआ है। 22,000 टाइप ऑफ एनिमल्स इसमें पाया जाता है, 22,000 टाइप ऑफ एनिमल। यह है दिल्ली में। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया दिल्ली। इसके बाद मैसूर का जू जो है वो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट जू इंडिया में है। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, अलीपुर जू कोलकाता, सबसे पुराना जू जो है अलीपुर जू कोलकाता, सबसे बड़ा दिल्ली में जो सिचुएटेड है। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा। सब जूलॉजिकल पार्क में बहुत उसका स्पेशलिटी रहता है कि कुछ एनिमल्स जो होता है अलग टाइप का होता है। जैसे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा, वहाँ ओरांग ओटांग है,
वाइट कलर की पीकॉक है, बहुत सुंदर कलेक्शन है यहाँ का। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में जूलॉजिकल पार्क है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन एनिमल्स, टाइबेटियन वुल्फ, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, यक, साइबेरियन टाइगर, हिमालयन बियर। क्योंकि ऐसे बर्फ वाले एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसका कलेक्शन इस जगह में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सकरबाग जूलॉजिकल पार्क गुजरात, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश, एरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई। ये जूलॉजी। अब हम देखेंगे टैक्सोनोमिक की के बारे में। ठीक है, टैक्सोनोमिक की किसको बोलेंगे? हम लोग तो देखे हैं कि हर्बेरियम, म्यूज़ियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब से हम टैक्सोनॉमी का स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए और बहुत सारी चीज़ होता है, जिससे कि हम बहुत सारे टूल्स ऐसा होता है जिससे भी हमको प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर होता है, मतलब, और टैक्सोनॉमिक स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसा रहता है जिसमें आपस में बहुत कम डिफरेंस रहता है, तो उसको भी हमको पता करना पड़ता है कि क्या क्या मेन डिफरेंस है, उसके बेस पर उसको अलग क्लासिफाई किया जाता है, जिसको बोला जाता है कपलेट। ठीक है, और कंपेयर मतलब सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, ये सब देखते हुए भी टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में हेल्प होता है। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऐसा रहता है कि मतलब फैमिली का अलग से स्टडी किया जाता है, जीनस का अलग से, स्पेसीज का अलग से, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको मतलब ज़्यादातर क्या होता है, टैक्सोनॉमिक की जो होता है एनालिटिकल नेचर का होता है, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब कुछ चीज़ें होता है जो कि प्लांट्स की टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्लोरा एंड फाना के बारे में जब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उस एक जैसे एक जगह है जहाँ थोड़ा गर्मी, डेजर्ट रीजन है। ठीक है, इस जगह में किस टाइप का फ्लोरा एंड फाना पाया जाता है, उसका हैबिटेट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हेल्प होता है। ठीक है, और इंडेक्स जो होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के इंडेक्स के बारे में पता चलता है कि पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के फ्लोरा एंड फाना का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैनुअल क्या बोलेंगे? मैनुअल में क्या होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहता है प्लांट्स एनिमल्स के बारे में। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसा पाया जाता है जिसमें प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाया जाता है, तो उसको भी पढ़ने से हमको टैक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मैनुअल। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के स्पीसीज पाया जाता है, पूरा उसका लिस्ट रहता है। ठीक है, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मतलब केवल एक टैक्सॉन के बारे में जब हम पूरे डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास जो रहता है, एक एक टैक्सॉन के बारे में बहुत डिटेल जब हमको पढ़ना पड़ता है तो उसको बोला जाता है मोनोग्राफ। कैटलॉग, कैटलॉग में क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसा मिलता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली प्लांट्स एनिमल्स का पूरा नाम रहता है और उसके बारे में बहुत अच्छे से दिया रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैटलॉग। उसको भी, उससे भी हमको टैक्सोनॉमी के स्टडी करने में हेल्प होता है। ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होता है, प्लांट्स का नाम, बहुत सारे मतलब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज भी रहता है, उसके साथ साथ प्लांट्स का नाम, जीनस, स्पीसीज, डिस्कवरी, डेट, टाइम, प्लेस, मतलब जैसे हर्बेरियम कलेक्शन में हम लोग लेवलिंग करते हैं, पूरे उस टाइप से अरेंज रहता है बहुत सारा, इसको बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे टूल्स होता है जिससे कि टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हमको हेल्प मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक की। উর্নিনে এটা সেকেন্ড। या थर्ड।
benefits